मेंटल इलनेस में क्लिनिकल एंजाइटी सबसे कॉमन बीमारी है। नॉर्मल एंजाइटी सबको होती है, जैसे कभी प्रेजेंटेशन देते वक्त, बड़े मेडिकल ट्रीटमेंट के वक्त या किसी भी बड़े इवेंट से पहले हम सबको एंजाइटी होती है। कुछ लोगों को ज्यादा एंजाइटी होती है, जैसे ज्यादा फिक्र करना या किसी चीज से फोबिया होना। यूजुअली हमें ये चीजें नॉर्मल लाइफ लीड करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती। ये चीजें बहुत आगे बढ़ जाती हैं तो क्लिनिकल एंजाइटी में बदल जाती हैं। जो लोग क्लिनिकल एंजाइटी का सामना करते हैं, कुछ चीजों को लेकर उनका रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम होता है। जैसे कि अगर उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से फोबिया है और किसी सिचुएशन में उन्हें पब्लिक को एड्रेस करना पड़ गया तो उनकी बॉडी बहुत एक्सट्रीमली रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी सिचुएशन में उन्हें वॉमिटिंग आने लगेगी या वो बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। इस समरी में आप आगे जानेंगे कि एंजाइटी के पीछे की थ्योरीज क्या हैं, कैसे क्लिनिकली एंग्शियस लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है और कैसे ऑथर की एंजाइटी उनके लिए कई जगह एम्बैरेसमेंट की वजह बनी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी के सामने या कोई हमारे सामने एंजाइटी का जिक्र करता है तो रिएक्शन बहुत सिंपल होता है कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। लेकिन जब ये एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए तो इसे क्लिनिकल एंजाइटी कहते हैं, जो कि बहुत कॉमनली होने वाला एक तरह का मेंटल डिजीज है। ये डिप्रेशन से ज्यादा होने वाली बीमारी है और दुनिया भर में 6 में से 1 लोग अपनी पूरी लाइफ में कम से कम साल भर के लिए तो जरूर क्लिनिकल एंजाइटी का सामना करते हैं। एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो हर टाइम में और हर कल्चर में एग्जिस्ट करती आई है। मिसाल के तौर पर साउथ अमेरिका का वो हिस्सा जहाँ स्पेनिश बोली जाती है, उस हिस्से में एंजाइटी को एतिक्वे दी नर्वोए कहा जाता है। ग्रीनलैंड में कायक एंग्स्ट, तो ईरान के लोग हर्ट डिस्ट्रेस कहते हैं। इसके लिए शब्द कुछ भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन बॉडी की जो स्टेट होती है वो सेम होती है। हिस्ट्री में भी क्लिनिकल एंजाइटी का जिक्र है। फॉर एग्जाम्पल, प्लाटो और हिपोक्रेट्स ने बीमारी की थ्योरीज दी। स्पिनोजा ने इसके बारे में लिखा तो सिगमंड फ्रीड ने एंजाइटी के मैकेनिज्म को डिफाइन करने की कोशिश की। अच्छा, अब हम डिजीज की जब बात करते हैं तो एक तरह की कमी या खामी हमारे जहन में आती है, लेकिन एंजाइटी कोई कमजोरी या कैरेक्टर नहीं है। हालांकि कुछ आर्गुमेंट तो ये भी कहते हैं कि एंजाइटी का ताल्लुक क्रिएटिविटी और जीनियस माइंड से है। गांधी, डार्विन, बार्बरा जैसे कामयाब लोगों ने अपनी जिंदगी में एंजाइटी का सामना किया है। इनके अलावा 40 मिलियन अमेरिकी भी इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। एंजाइटी का सामना करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि आप इन लोगों को पागल तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हालांकि इस तादाद से ये जरूर पता चलता है कि एंजाइटी एक कॉमन चीज है। मतलब ये कि क्लिनिकल एंजाइटी एक ऐसी चीज है जिससे कोई बचा नहीं है, किसी को भी हो सकती है। ऐसे में इस बीमारी का सामना कर रहे लोगों की लाइफ कैसी होती होगी। एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जो लोगों की जिंदगी स्ट्रेसफुल और हार्ड के साथ एम्बैरेसिंग भी बना देती है। एंजाइटी के साथ जिंदगी जीना एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। कुछ लोग इसे डायबिटीज से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स को लगातार ब्लड और शुगर लेवल चेक करते रहना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर फौरन दवाई लेनी पड़ती है। वैसे ही एंजाइटी से जूझ रहे लोगों को भी दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। एंजाइटी का एक चेहरा ये भी है कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को लिमिटेड कर देता है। एंजाइटी का सामना कर रहे बहुत सारे लोग अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं ताकि वो सेफ और कंट्रोल में रहे। क्लिनिकल एंजाइटी का सामना करने वाला शख्स अपने घर के 5 किलोमीटर के दायरे में वॉक तक नहीं कर सकता था। जब भी वो ट्राई करता, उसे बेतहाशा खून की उल्टियां होती। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसे क्लिनिकल एंजाइटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे मेडिकल सिम्टम जुड़ जाते हैं, जैसे कि चक्कर आना, उल्टियां होना वगैरह। ऐसी हालत में बहुत बेसिक सी चीज कर पाना भी नामुमकिन सा हो जाता है, जैसे कि ऑथर बिना दवाइयां खाए या बिना ड्रिंक किए ना ही पब्लिक के बीच कुछ बोल पाते हैं और ना ही फ्लाइट में बैठ पाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपने करीबियों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। जब ऑथर छोटे थे तो अपने पेरेंट्स से दूर नहीं हो पाते थे। अगर उनके पेरेंट्स कहीं चले जाए तो अपने पेरेंट्स के दोस्तों को कॉल कर देते थे। उन्हें लगने लगता था कि पेरेंट्स को कुछ हो गया है या फिर शायद वो मर गए हैं। एक और प्रॉब्लम का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है कि अक्सर उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल और एम्बैरेसिंग हो जाता है। जैसे कि ऑथर जब फॉरेन ट्रैवल कर रहे थे तो वो सभी सैनिटरी फैसिलिटीज में चले गए थे, लेकिन ऐसी किसी जगह नहीं गए जहां उन्हें जाना चाहिए था, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में थे ही नहीं। नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं इसका उन्हें खुद कुछ नहीं पता था। एक बार ऑथर एक कैनेडी फैमिली के घर गए, लेकिन वहां पर इतने स्ट्रेस हुए कि टॉयलेट में जाकर उन्होंने कुछ ऐसे कर दिया जिससे टॉयलेट ब्लॉक हो गया और बाथरूम में पूरा पानी भर गया। आपकी एंजाइटी की जड़ आपके बचपन से जुड़ी हो सकती है। एंजाइटी के पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर कई अलग अलग तरह की थियरीज है। मिसाल के तौर पर साइको एनालिस्ट कहते हैं कि एंजाइटी के पीछे की मेन वजह बचपन में आए वो ख्याल है जो समाज में सही नहीं समझे जाते, जिन्हें हमारी सोसाइटी इमोरल समझती है और इन पर बंदिश होती है। लेकर फ्रूड्स ओइडिपस एक बहुत अजीब सी थियरी देते हैं। उनका कहना है कि लड़के अपनी माँ की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं जबकि वो अपने फादर को नहीं पसंद करते। वहीं लड़कियां ऐसा अपने फादर के लिए फील करती हैं जबकि अपनी माँ को नापसंद करती हैं। बच्चे अपने ऐसे ख्यालों पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो उन्हें इसकी सजा मिल सकती है। नतीजन उनका ये थॉट
उनके जहन में लगातार बना रहता है और किसी ऐसी चीज या किसी ऐसी सिचुएशन में निकलता है जो उनके एंजाइटी की वजह बन सकती है। फ्रूड कहते हैं कि उनके ट्रेन फोबिया की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब उन्होंने बचपन में ट्रेन पर अपनी माँ को विदाउट क्लोथ देखा था और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। हालांकि ओडिपस की ये थियोरी अब आउटडेटेड समझी जाने लगी है। दूसरी थियोरी खासतौर पर मदर और चाइल्ड केयर रिलेशनशिप को समझने और एनालाइज करने की कोशिश करती है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे अपनी माँ से बहुत लंबे वक्त तक दूर रहते हैं वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और छोटी छोटी चीजों में एंग्शियस होने लगते हैं। रीसेस मंकीज पर हुई एक स्टडी से पता चलता है कि जो लंबे वक्त तक अपनी माँ से दूर थे उन्हें अडल्टहुड में सोशल अबनॉर्मलिटी, अग्रेशन के साथ ही एक लंबे टाइम के लिए एंजाइटी का भी सामना करना पड़ा। किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोई कितना एंग्शियस होगा, इसमें एक बड़ा रोल बचपन में उसके साथ उसकी माँ के बर्ताव का है। इसका मतलब ये है कि माएं अपने बच्चों से एक खास तरीके से पेश आते हैं, उनके डर को दूर कर हिम्मत भरता है, और जो बच्चे अपनी माँ से दूर रहते हैं उनमें इस हिम्मत की कमी आ जाती है। एक एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जिन बच्चों की माएं लविंग, केयरिंग और अपने बच्चों को अटेंशन देने वाली होती हैं, वो बच्चे किसी भी नई सिचुएशन को लेकर कम एंग्शियस होते हैं, जबकि वो बच्चे जिनकी माएं खुद एंजाइटी का शिकार होती हैं, वो बच्चे भी ज्यादातर सिचुएशन में एंजाइटी का सामना करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि NDSKSJT के पीछे की वजह क्या रही होगी। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि फ्रीड ओडिपस के भाई की मौत के बाद उनकी माँ डिप्रेस्ड हो गई और अपने बड़े बेटे का ख्याल रखना उन्होंने बंद कर दिया। इस किताब के राइटर की माँ को भी फोबिया और एंजाइटी थी। हो सकता है उसी वजह से ऑथर भी एंजाइटी के शिकार हुए हो। ओडिपस के एग्जाम्पल से, इस किताब के राइटर के एग्जाम्पल से, लाइफ एग्जाम्पल से एक चीज क्लियर होती नजर आती है कि कोई बच्चा कैसे रेज किया गया है, इसका इस बात पर बहुत असर पड़ता है कि फ्यूचर में वो बच्चा एंजाइटी का शिकार होगा या नहीं। एंजाइटी एक एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है और ज्यादातर मामलों में ये एंजाइटी जेनेटिक होता है। हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे अंदर होने वाले चेंजेस को एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन कहते हैं और एंजाइटी भी एक एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है। हालांकि एंजाइटी के साथ रोजमर्रा की जिंदगी जीना काफी मुश्किल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एंजाइटी नुकसानदायक और खराब ही हो। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी कहती है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद खतरनाक चीज को लेकर हमारा सिक्स्थ सेंस अलार्म बजा देता है, जो एंजाइटी के रूप में बाहर आता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स सांप से या ऊंचे पहाड़ों से डरता है तो उसके जीने के चांसेस इन चीजों से ना डरने वालों के कंपैरिजन में ज्यादा है। मतलब हमारे अंदर किसी ऐसी चीज को लेकर ही फोबिया पैदा होता है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है या कभी खतरनाक रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जब इंसान ऐसी बस्तियों में रहते थे जहां पर सांप के काटने से लोगों की मौत हो जाती थी, तो सांप को लेकर एक डर पैदा होने लगा और आज वो डर हमारे अंदर एंजाइटी के रूप में बचा हुआ है। अब बात करते हैं क्लिनिकल एंजाइटी की। जिन लोगों को क्लिनिकल एंजाइटी होती है उन्हें ऐसी चीजों से डर लगता है जो न कभी डेंजरस रहे हैं और न उनके अंदर खतरनाक होने की पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस चीज को लेकर ऑथर का डर यूजलेस है। ये भी पाया गया है कि कुछ इस तरह के जीन्स में क्लिनिकल एंजाइटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंजाइटी का एक्सट्रीम लेवल बर्थ के कुछ हफ्तों बाद ही पता लगाया जा सकता है, जिससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंजाइटी के पीछे जेनेटिक रीजन है। स्टडी से पता चलता है कि 15 से 20% बच्चे बर्थ के कुछ वक्त बाद ही बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, जो कि सारे बच्चों में नहीं होता, और यही 15 से 20% बच्चे अपने अडल्टहुड में पहुंचकर क्लिनिकल एंजाइटी या एक्सट्रीम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इस चीज को ऑथर खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं। उनकी बेटी को वही फोबिया है जो उनमें है, जबकि उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही लविंग और केयरिंग माहौल में की है। इस डिस्कशन से ये चीज तो क्लियर हो गई कि एनवाईटी के पीछे जीन्स का एक बड़ा रोग है, लेकिन अब सवाल उठता है कि किस तरह के जीन्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनके जवाब में साइंटिस्ट कुछ नाम बताते हैं। साथमैन जीन हमारे अंदर डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जब इसे माइस से अलग कर दिया जाए तो वो डर का एहसास भी खत्म हो जाता है। वहीं RGS2 नाम की जीन और एक्सट्रीम एंजाइटी के बीच रिलेशन होता है। मतलब थोड़ी बहुत एंजाइटी फील करना, किसी खास सिचुएशन को लेकर डर जाना नॉर्मल है, जो हमारे अंदर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के तहत डेवलप होती है। लेकिन एक्सट्रीम एंजाइटी जिसमें मेडिकल कंडीशन जुड़ जाती है, तो उनके पीछे बहुत बड़ा रोल जीन्स का है। एंजाइटी ठीक करने में थेरेपी भी काफी असरदार साबित हुई है। अभी तक हमने बात की कि कैसे कुछ खास तरीके की मेडिसिन हमारे ब्रेन के कुछ खास हिस्सों पर असर डालकर हमारी एंजाइटी ठीक करने में काफी असरदार साबित हुई है। लेकिन मेडिसिन इकलौता ट्रीटमेंट नहीं है। एंजाइटी के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या CBT का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के पीछे थियोरी ये है कि जो एक खास तरह के बिहेवियर होते हैं, जिनमें हम एंग्शियस बिहेवियर भी कहते हैं, उन्हें रैशनल थिंकिंग के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सपोजर थेरेपी CBT का एक हिस्सा है, जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें पेशेंट से उस चीज का सामना कराया जाता है जिसे लेकर उसे एंजाइटी होती है, और उसके सामने ये चीज साबित की जाती है कि जिसको लेकर वो डरते हैं उनमें डरने जैसा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ उनका जहन और उनका बिहेवियर है जो उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। ऑथर को वॉमिटिंग से डर लगता है। उन्होंने इसका इलाज भी एक्सपोजर थेरेपी में ढूंढने की कोशिश की और उल्टी करने की दवाइयां ली ताकि वो अपने डर का सामना कर सके, लेकिन चीजें एकदम उलट हो गई और दवाइयां लेने की वजह से ऑथर का गला ही चोक हो गया।
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करने वाले थेरेपिस्ट एंजाइटी की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इसकी असल वजह पेशेंट्स के दिमाग में ही होती है। ऑथर की एंजाइटी दूर करने के लिए उनकी थेरेपिस्ट ने इमेजिनल एक्सपोजर का इस्तेमाल किया। इसमें उन्होंने ऑथर से ऐसी सभी चीजों को लिस्ट आउट करने के लिए कहा जिनसे उन्हें डर लगता है, और फिर एक एक करके उन चीजों को इमेजिन करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को कहा। इस पूरे प्रोसेस में एक बार तो ऑथर रोने लगे और उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर वो रो क्यों रहे हैं। ऑथर की रोने की वजह से उनकी थेरेपिस्ट को लगता है कि वो एंजाइटी के लिए ट्रीटमेंट के सही रास्ते पर है। आज भी ऑथर दवाइयों और बिहेवियरल थेरेपी की मदद से अपनी एंजाइटी का इलाज ढूंढ रहे हैं। एंजाइटी का कोई सॉलिड इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से एंजाइटी कम की जा सकती है, और इस किताब को लिखने के पीछे भी ऑथर का यही मकसद था कि उन्हें इसके जरिए कोई ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा जिससे उनकी एंजाइटी कम हो सके। एंजाइटी ठीक करने में थेरेपी भी काफी असरदार साबित हुई है। अभी तक हमने बात की कि कैसे कुछ खास तरीके की मेडिसिन हमारे ब्रेन के कुछ खास हिस्सों पर असर डालकर हमारी एंजाइटी ठीक करने में काफी असरदार साबित हुई है। लेकिन मेडिसिन इकलौता ट्रीटमेंट नहीं है। एंजाइटी के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या CBT का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के पीछे थियोरी ये है कि जो एक खास तरह के बिहेवियर होते हैं, जिनमें हम एंग्शियस बिहेवियर भी कहते हैं, उन्हें रैशनल थिंकिंग के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सपोजर थेरेपी CBT का एक हिस्सा है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें पेशेंट से उस चीज का सामना कराया जाता है जिसे लेकर उसे एंजाइटी होती है, और उसके सामने ये चीज साबित की जाती है कि जिसको लेकर वो डरते हैं उनमें डरने जैसा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ उनका जहन और उनका बिहेवियर है जो उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। ऑथर को वॉमिटिंग से डर लगता है। उन्होंने इसका इलाज भी एक्सपोजर थेरेपी में ढूंढने की कोशिश की और उल्टी करने की दवाइयां ली ताकि वो अपने डर का सामना कर सके, लेकिन चीजें एकदम उलट हो गई और दवाइयां लेने की वजह से ऑथर का गला ही चोक हो गया। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करने वाले थेरेपिस्ट एंजाइटी की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इसकी असल वजह पेशेंट्स के दिमाग में ही होती है। ऑथर की एंजाइटी दूर करने के लिए उनकी थेरेपिस्ट ने इमेजिनल एक्सपोजर का इस्तेमाल किया। इसमें उन्होंने ऑथर से ऐसी सभी चीजों को लिस्ट आउट करने के लिए कहा जिनसे उन्हें डर लगता है, और फिर एक एक करके उन चीजों को इमेजिन करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को कहा। इस पूरे प्रोसेस में एक बार तो ऑथर रोने लगे और उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर वो रो क्यों रहे हैं। ऑथर की रोने की वजह से उनकी थेरेपिस्ट को लगता है कि वो एंजाइटी के लिए ट्रीटमेंट के सही रास्ते पर है। आज भी ऑथर दवाइयों और बिहेवियरल थेरेपी की मदद से अपनी एंजाइटी का इलाज ढूंढ रहे हैं। एंजाइटी का कोई सॉलिड इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से एंजाइटी कम की जा सकती है, और इस किताब को लिखने के पीछे भी ऑथर का यही मकसद था कि उन्हें इसके जरिए कोई ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा जिससे उनकी एंजाइटी कम हो सके। क्लिनिकल एंजाइटी बहुत कॉमन चीज है, और जितना हम इसके बारे में सोच पाते हैं ये उससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से क्लिनिकल एंजाइटी को ट्रीट और कम किया जा सकता है। हालांकि एंजाइटी को अपने कंट्रोल में कर पाना किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है उनकी जिंदगी बहुत बुरी है। कोशिश करके अपनी लाइफ बेहतर की जा सकती है।